19 साल की एक लड़की अपने परिवार के साथ एक अधिकारी के पास जाती है। अधिकारी होता है उस सर्किल का डीएसपी, और डीएसपी ने पूछा कि तुम यहां पर क्यों आए हो? तो लड़की ने कहा कि साहब, मेरे साथ कई महीने से लगातार बलात्कार हो रहा है। जितना उसने बोला उतना ही बोलते बोलते वो जोर जोर से रोने लगती है। जैसे ही फपक फपक के रो रही थी, डीएसपी ने कहा कि आराम से अपनी बात करो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तुम्हें पूरी तरह से इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाएगी। अब इसके बाद उस लड़की ने पूरी कहानी बयां की। कहानी बयां करने के बाद ही उसने बता दिया कि उसके साथ बलात्कार करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी सरकार में एक मंत्री है, उसका रिश्तेदार भी शामिल है। और जैसे ही डीएसपी ने ये बात सुनी, डीएसपी के तेवर बदल जाते हैं। और इसी बीच में डीएसपी साहब कहते हैं कि जो परिवार के लोग हैं वो थोड़ा बाहर चले जाओ, इस लड़की से मुझे अकेले में कुछ बातचीत करनी है। अब बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। डीएसपी ने सवाल कुछ इस तरह से करना शुरू किए जैसे क्या उसका वो एक एक चढ़ करके चीर हरण कर रहे हैं, उसके तन के जो कपड़े हैं वो जुदा कर रहे हैं। लड़की फपक फपक के रो रही थी, लेकिन उस डीएसपी को इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आखिरकार वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब लड़की परेशान हो जाती है, लेकिन इंसाफ के लिए वो आई थी और चारों तरफ से जब हिम्मत हार चुकी थी तभी उस अधिकारी से आकर उसने समस्या बयां की थी। अब वो जाती है मेडिकल परीक्षण कराने के लिए। जब मेडिकल परीक्षण शुरू होता है तो मेडिकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर को भी पता चल जाता है कि इसके साथ आखिरकार रेप किसने किया है, किसने बलात्कार किया है। अब डॉक्टरों के सवाल भी कुछ इस तरह के भद्दे सवाल थे जैसे कि एक बार फिर से उसके साथ वही घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वो रोते हुए बिलखते हुए घर तो पहुंच जाती है, लेकिन उसकी आवाज पूरी जिंदगी के लिए शांत हो जाती है, थम जाती है। और ये घटना, ये कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई पुलिस के अधिकारी जिस बात के लिए, जिस रक्षा के लिए कसम खाते हैं, वो ऐसे कैसे हो सकते हैं। जो डॉक्टर जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है वो आखिरकार ऐसे सवाल कैसे कर सकते हैं। इस घटना ने पूरे प्रदेश के सिस्टम को हिला के रख दिया है। आखिरकार इस लड़की को कभी इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जितने लोगों ने भी कहानी सुनी है वो झकझोर दिया है, उन्हें परेशान कर दिया है उन्हें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है श्री गंगानगर, और इसी का ही एक सर्किल लगता है सूरतगढ़। सूरतगढ़ सर्किल का एक थाना लगता है रजियासर। दरअसल इसका एक गांव है सावलसर। और बात कर रहा हूं 4 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास। गोपी नाम का एक लड़का होता है, और गोपी नाम का लड़का अपनी ही बहन को लगातार आवाज दे रहा था, आवाज लगा रहा था कि आशा आशा, लेकिन आशा की आवाज नहीं आ रही थी। उसका जो घर था, उसका जो कमरा है, वो कमरे में आराम से सोई हुई थी। दिन निकलने वाला था और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि आशा इतनी देर तक अपने कमरे में ही रहे, वो जल्दी ना उठे। तब उसका भाई उस कमरे की तरफ जाता है, 2-4 बार आवाज लगाता है, और आवाज लगाने पर जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आता तब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी बहन रस्सी से बना हुआ फांसी का फंदा था, उससे लटकी हुई थी। अब वो मर चुकी थी। जैसे ही गोपी ने ये बात देखी, गोपी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और गोपी की जो चीखें थी उसे सुनने के बाद जो घर परिवार के बाकी सदस्य थे वो भी जुट जाते हैं, और देखते ही देखते पूरे गांव के लोगों का मौके पर जमघट लग जाता है। और जैसे ही मौके पर जमघट लगता है, उसकी लाश को उतारा जाता है, उसकी अर्थी बनाई जाती है, और अर्थी को बजाय शमशान घाट लेके जाने के उसे सीधे थाने के परिसर में ले जाते हैं। और वहां फिर लोग हंगामा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये लड़की थाने भी आई थी, ये लड़की डीएसपी के पास भी गई थी, और ये लड़की एसपी के पास भी गई थी। लोगों ने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए, और नारे लगा ही रहे थे कि इसी बीच में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी लगातार, तभी लोगों को याद आता है कि जो लड़की मर चुकी है, जिसकी अर्थी बनी हुई है, वो आखिरकार लड़की ने ये बात बोल कब दी। दरअसल उस लड़की ने 3 अप्रैल 2024 की दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास के कुछ पत्रकार थे, 3-4 पत्रकारों को अपने पास बुलाती है। उनसे कहती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं। जैसे ही पत्रकारों ने माइक उसके सामने लगाया, जैसे ही पत्रकारों ने अपने कैमरे शुरू किए, तब लड़की ने बोलना शुरू किया। उस लड़की ने कहा कि यह कहानी शुरू होती है तब से जब उसकी भाभी, यानी कि इसकी भाभी का नाम सपना होता है, उसकी भाभी 12वीं क्लास के एग्जाम दे रही थी। घर वालों ने अनुमति दी थी कि अगर तुम सपना पढ़ना चाहती हो तो पढ़ सकती हो, कोई ऐतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए सपना को शहर जाना पड़ रहा था, और वहां से शहर जाने के लिए बस पकड़नी पड़ रही थी। सपना जब बस में बैठ कर शहर पढ़ने के लिए जा रही थी, एग्जाम देने के लिए जा रही थी, तो उसी बस के अंदर गांव के ही 3 लोग जाया करते थे। अब वो गांव के 3 लड़के वो भी पढ़ाई कर रहे थे। अब उन लड़कों में एक का नाम अशोक कुमार होता है, एक का नाम लालचंद होता है, तीसरे का नाम शिवचंद होता है। अब ये तीनों के तीनों लड़के उस शादीशुदा महिला के जब आसपास जाया करते थे तो शुरू में ये एक दूसरे को देखा करते थे। देखते देखते बातचीत का भी सिलसिला शुरू होता है, और बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो एग्जाम के बारे में बातचीत करने लगते हैं कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया है, तुमने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। कुल मिलाकर इनकी जो नजदीकियां थी, इनकी जो बातचीत थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं, और एक दूसरे पर ये विश्वास करने लगते हैं। लेकिन इस विश्वास के अलावा और कोई बात ही नहीं थी। इन तीनों लड़कों ने
उस महिला से, जो शादीशुदा महिला होती है, उससे बातचीत करते करते उसका इस तरह से विश्वास जीता कि उसे अपने साथ ले जाते हैं। और उसे पता नहीं था कि आज उसके साथ होने वाला क्या है। दरअसल उस शादीशुदा महिला का बलात्कार किया जाता है। और जब उसका बलात्कार हो रहा था तब उसका एक वीडियो, उसके कुछ फोटोग्राफ्स, जब वो न्यूड अवस्था में होती है तो उसको वो उतार लेते हैं, बना लेते हैं। और उससे कहा जाता है कि आज जो भी कुछ हुआ है इस बात को यहीं दफन कर देना, इसलिए किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यदि तुमने किसी से कुछ कहने की जरूरत महसूस की तो समझ लेना कि तुम्हारी ये फोटो, तुम्हारी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे। जुलाई 2023 में ये कहानी शुरू होती है बलात्कार की। कुछ वक्त बीतता है, उसके बाद फिर से उन लड़कों को लगता है कि सपना को एक बार फिर से बुलाया जाए, और सपना आ जाती है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसके फोटो, उसके वीडियो कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो गए तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसके छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं, उनकी जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। अब उनके लड़कों का जब मन करता था, क्योंकि वो उसी के गांव के रहने वाले थे, जब मन करता था तब बुला लिया करते थे। और मिलने का एक स्थान हुआ करता था खेत। वो महिला खेत में चली जाया करती थी और ये लड़के भी खेत में ही जाकर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार कर रहे थे। जब मन करता था तब उसे किसी ना किसी बहाने से बुलवा लिया करते थे। अभी तक तो ठीक था, लेकिन इस महिला से जब कहा कि तुम्हारी एक ननद है जिसका नाम आशा है, क्यों ना तुम उसे भी बुलाओ, जब उसे बुलाने की बात आती है तो वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि भैया जो भी किया है सो किया है, लेकिन मेरी ननद को इसमें मत घसीटो। तब ये धमकी देते हैं कि तुम्हारा जो वीडियो, फोटो ये वायरल कर दिया जाएगा, नहीं तो सिर्फ हमारी फोन पर बातचीत करा दो। अब बात फोन पे बातचीत कराने तक थी तो वो तैयार हो जाती है। फोन पर आशा से उन तीनों लड़कों की बातचीत शुरू हो जाती है, यानी कि अशोक कुमार, लालचंद, शिवचंद, तीनों बारी बारी से बातचीत कर लिया करते थे। अभी बातचीत का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि उन्होंने जो पुराना इतिहास था, पुरानी जो हिस्ट्री थी, वो खोल के रख दी कि हम तुम्हारी भाभी के साथ पिछले कुछ दिनों से ऐसा कर रहे हैं, उनका वीडियो, उनका फोटो हमारे पास है, यदि तुम नहीं आई तो तुम्हारी भाभी के फोटो हम वायरल कर देंगे। यानी कि ननद को भी आने के लिए इतना मजबूर कर दिया कि वो चाहकर भी वो मना नहीं कर पाई, क्योंकि उसने सोचा कि मेरे 2 भतीजों का सवाल है, बच्चों का सवाल है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आखिरकार करूं तो क्या करूं। अब उस ननद ने भी जाना वहां पर शुरू कर दिया। उन तीनों ने मिलकर उसका भी बलात्कार करना शुरू कर दिया। सब कुछ ऐसे चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा होता है, 23 दिसंबर 2023 की ये बात है। ये दोनों भाभी और ननद आ रही थी खेत की तरफ से, और इसी बीच में तीनों लड़के आपस में सामने टकरा जाते हैं और तीनों लड़के उन दोनों के साथ मिलकर आमने सामने बलात्कार करते हैं। जब यहां तक भी बात नहीं थमती है तब इस महिला को ऐसा बुरा लगता है, यानी कि सपना को इतना खराब लगता है कि उसकी जिंदगी खुद तो खराब हुई उसने अपनी ननद की भी जिंदगी खराब कर दी है। इसलिए वो इतना परेशान हो जाती है कि सब लोग, घर के परिवार के लोग खेत पर काम कर रहे थे और इसी बीच में मौका पाते ही वो अपने शरीर में आग लगा लेती है। लगभग 80% वो झुलस जाती है, और उसके झुलसने की जब घर वालों को, परिवार वालों को पता चलता है तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसे आनंद फानन ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका उपचार शुरू ही हुआ था कि डॉक्टर ने उसे लगभग 1 सप्ताह के बाद वापस घर भेज दिया। और जब घर वापस आती है तब उसने अपने जले होने की कहानी बयां की कि आखिरकार वो जली क्यों थी, आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन ननद के साथ जो हुआ अत्याचार था उसने उसकी कोई कहानी बयां नहीं की थी। अब ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और एक पंचायत आयोजित कर दी जाती है और कहा जाता है कि गांव की बदनामी हो जाएगी, इसलिए इस मामले को यहीं दफन कर दो, और जो इस महिला के इलाज में जो भी पैसे खर्च होंगे हम कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है, और जिन लोगों ने ये घिनौना कृत्य किया था उनके परिवार वाले पीछे हट जाते हैं, और इस महिला के साथ कुछ ऐसे ही होता है। 23 फरवरी 2024 को इस महिला की मौत हो जाती है। इस महिला की मौत होती है, परिवार वालों को लगता है कि शायद कोई कहानी गढ़ी गई है, इसलिए इस महिला के परिवार वालों ने उसके ससुराल वालों पर एक मुकदमा दायर कर दिया और वो अपने इस मामले में जुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वक्त आगे बढ़ता है, अब ननद को जिस तरह से बुलाया जाता था, क्योंकि पहले भाभी की वीडियो बनाया था, फिर ननद का भी वीडियो बना लिया गया। अब ननद चाहकर भी इनकार नहीं कर पा रही थी और लगातार ऐसे ही चल रहा था। उसका जब मन करते थे तब उसे बुला लिया करते थे, तीनों मिलकर उसका लगातार उसका रेप कर रहे थे। 24 मार्च 2024 को उस लड़की ने इतना परेशान हो जाती है, उसने पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन घर वालों को पता चल जाता है। तब उसके भाई को जब पता चलता है तो भाई ने कहा कि क्या तुम ऐसा क्यों कर रही थी। तब उसने बताया कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ जैसे क्या भाभी के साथ हुआ। तब उसका भाई उसे लेकर जाता है सीधा डीएसपी के पास, पूरी कहानी बयां करता है। डीएसपी ने जिस तरह के उससे सवाल किए वो सवाल बहुत भयानक थे। लड़की परेशान हो जाती है। उसके बाद जाकर एसपी से बातचीत करती है, एसपी को पूरी कहानी सुनाती है, लेकिन ना तो एसपी का दिल पसीजा और ना ही डीएसपी का दिल पसीजा, क्योंकि डीएसपी, एसपी और उस इलाके के जितने भी ऑफिसर थे वो जानते थे कि इसमें जो एक बलात्कारी है जिसका नाम शिवचंद है, शिवचंद का एक रिश्तेदार है जो कि राजस्थान प्रदेश की सरकार में मंत्री है, इसलिए उस पर हाथ डालने से घबरा रहे थे। डीएसपी कहता है कि सिर्फ 1 या 2 के खिलाफ शिकायत करो, तीनों के खिलाफ शिकायत मत करो, जैसा हम कहते हैं वैसी तहरीर दो, हम तुम्हारी जैसी कहोगे वैसे ही कार्रवाई करेंगे। यानी कि वो जो मुख्य आरोपी होता है उसको पुलिस बचाने की कोशिश कर रही थी। इसे लड़की परेशान हो जाती है। अब इस लड़की को बुलाया जाता है कि ठीक है तुम अपना मेडिकल परीक्षण करा लो, लेकिन मेडिकल परीक्षण के लिए उसे उस दिन बुलाया जाता है जिस दिन का हॉस्पिटल की छुट्टी थी।
पूरा दिन बैठकर वो लड़की हॉस्पिटल में आ जाती है, परेशान होती है, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और अगले दिन जब हॉस्पिटल जाती है, उसका जब नंबर आता है, तब उससे डॉक्टर भी कुछ इसी तरह के भद्दे भद्दे सवाल कर रहे थे। वो लड़की बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। घर जाती है, उसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि बात मीडिया में आए, और जब मीडिया में आएगी तो मामला हाईलाइट होगा और उसे इंसाफ मिल जाएगा। यानी कि 3 अप्रैल 2024 को उसने मीडिया वालों को अपने पास बुलाया, उनके सामने पूरी कहानी बयां की, और कहानी बयां करने के बाद वो इंतजार कर रही थी कि ये कहानी जब सोशल मीडिया पर, टीवी पर या फिर अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलेगी तो कार्रवाई होगी। लेकिन 10-12 घंटे बीत जाने के बाद भी ये कहानी सोशल मीडिया पर नहीं आई थी, और उस लड़की को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जब उसका दिन निकला, यानी कि वो सोई, ऐसी सोई कि दिन निकला, तो फिर वो उठ ही नहीं पाई। और उसके परिवार के लोग, गांव के लोग उसकी अर्थी को लेकर जब वहां जाते हैं थाने में, तब जाकर पुलिस की नींद टूटती है, तब जाकर डीएसपी कार्रवाई करने के लिए आतुर हो जाते हैं। और जो मुख्य आरोपी होता है, उस आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करती है, जिस आरोपी का नाम होता है शिवचंद। शिवचंद को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो दोनों आरोपी होते हैं, अशोक कुमार और लालचंद, वो पहले ही जेल जा चुके थे। यानी कि भाभी पहले मर जाती है, ननद बाद में मर जाती है। दोनों के मरने के बाद उन मरी हुई औरतों को अब इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन परिवार के लोग टूट चुके हैं, और 2 बच्चों की परवरिश कैसे होगी, ये सवाल खड़ा हो चुका है। ठीक वैसे ही जैसे कि ननद ने सोचा कि दोनों बच्चों की परवरिश कैसे होगी, काश कि उन्होंने पहले ही दिन इसका विरोध कर लिया होता, और जीवित रहते हुए वो अपने परिवार को साथ लेकर मदद मांगते, उच्च अधिकारियों के पास जाते, वीडियो बनाते, कुछ भी करते, लेकिन इंसाफ उन्हें मिल ही जाता। लेकिन इंसाफ उन्हें ही मिलता है शायद जिनकी बात में दम होता है। जैसे क्या ये इसमें एक मंत्री का रिश्तेदार होता है, इसलिए पुलिस कार्रवाई करने से बच रही थी, लेकिन इसकी आवाज कोई बनता नहीं है, और सिस्टम ये बोना साबित होता है। आगे भविष्य में क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ननद और भाभी का जो चैप्टर था वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज आकाश कुमार हैं, काव्या मिश्रा, मुकुल अग्रवाल हैं, महेश रस्तोगी, नसीम खान, जितेंद्र वर्मा, तरुण शाहू, सुमित यादव, अनिल कुमार, जफर आलम, हरदेव कुमार, तारिक हुसैन, गिरिराज गुज्जर, मोहम्मद बदरुद्दीन, किशोरी सिंह, सिमरन कौर, प्राची सिंह, इमरान हुसैन, अतुल शर्मा, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।